Hello everyone, welcome to Chem Experts. This is राहुल कटारिया एंड हम कर रहे थे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और ये है सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी 2 पार्ट्स में था, मतलब एक वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी इसलिए उसको भी 2 हिस्से में बनाया गया था। अब ये है सेकेंड पार्ट, करें स्टार्ट। इसका पहला टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, क्यों बनती है, कैसे बनती है। सबसे पहले किसने बताया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ठीक है, सबसे पहला अप्रोच था। उसने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस थ्योरी ने क्या बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है, क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, और वो भी कैसे ऑर्बिटल्स? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे और जिनकी ऑपोजिट स्पिन होगी। इट इज़ बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है। कैसे? जैसे एक ऑर्बिटल है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों मिलकर एक क्या बनाएंगे? ओवरलैपिंग कर लेंगे, मतलब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ऐसे मिलकर ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड नाम दिया। और वो दोनों कैसी होनी चाहिए? हाफ फील्ड, यानी दोनों ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए। ठीक है, तो वो कैसी बॉन्ड बन जाएगी? कोवेलेंट बॉन्ड। ये बताई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। इसने क्या बताया कि फॉलोइंग रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। इसने बताया कि बॉन्ड 2 तरह से बन सकते हैं। पहली है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बन सकती है? एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो कैसे? एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, पी ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करें। ध्यान रखना, एस कैसे भी, क्योंकि एस स्फेरिकल है और सभी तरफ से सेम है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एस और पी ओवरलैपिंग करें। तीसरा है पी एंड पी ओवरलैपिंग, और वो भी कैसी? हेड टू हेड, जैसे मैंने बताया एस से, और ये इसका हेड टू हेड मिले, वो कैसी होगी? सिग्मा बॉन्डिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर, यानी ओवरलैपिंग कितनी ज़्यादा हुई है इस एक्सटेंट पर डिपेंड करती है सिग्मा बॉन्ड। और कैसे डिपेंड करती है? द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग द स्ट्रोंगर इज़ द सिग्मा बॉन्ड, यानी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही स्ट्रोंगर सिग्मा बॉन्ड होगी। तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओवरलैपिंग के। जितने ज़्यादा वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी। जैसे देखो, अब डायग्रामेटिकली देखते हैं, एस और एस है, ये एस से ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर एस और पी है, ये ओवरलैप करें एस से। ठीक है, इनका तो एक ही चांस है। अब पी और पी जो ओवरलैप कर सकते हैं ना, वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हेड टू हेड, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, ये ऐसे करके क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा वो कर सकते हैं पी साइड वाइज ओवरलैप, जो हम आगे देखेंगे, वो मिलकर क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। मतलब ये यहाँ से और यहाँ से ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगी, लेकिन ये यहाँ से ऐसे ओवरलैप करते हैं हेड टू हेड तो सिग्मा बॉन्ड बनती है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल दोनों तरह की बॉन्ड्स बना सकते हैं, एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। दूसरी क्या है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनती है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसे बढ़ते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बढ़ते हैं? पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा। पाई बॉन्ड हमेशा क्या होती है? वीकर होती है सिग्मा से। तो यदि हमें वीकर और स्ट्रोंगर का पता है तो ओवरलैपिंग भी हम बता सकते हैं
कि ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा होती है, सिग्मा में ज़्यादा होती है इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है, पाई में ओवरलैपिंग कम होती है इसलिए पाई बॉन्ड वीकर होती है। अब ये कैसे बनता है देखो, जैसे ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये इधर से और इधर से यदि ओवरलैप करेगा तो कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनेगी। ये रिप्रेजेंटेशन है पाई बॉन्ड का, इसका एग्जाम्पल है इथाइलिन। ठीक है, 2 कार्बन और उनके बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब एक बात और, पाई बॉन्ड हमेशा कब बनती है, नोट कर लीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई बॉन्ड हमेशा तब बनती है जब एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड है, मतलब एक डबल बॉन्ड है यानी 2 बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है, उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होगी, S4 सिंगल S4 सिग्मा। ठीक है, रिलेट करके याद करके पढ़ा करो। सिग्मा बॉन्ड सब, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगी, पाई बॉन्ड हमेशा तब बनेगी जब एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट हो। जैसे का, और दूसरी बात, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगी और 2 होंगी पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा होती है तो फिर वो पाई बॉन्ड्स हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कंपेयर करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, तो ये कैसे बनते हैं, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कैसे बनती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैप से। वहीं पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैप से, साइड वाइज ओवरलैप से। और फिर सिग्मा बॉन्ड कब बनती है, किस किस के बीच में बनती है, SS PP या SP तीनों के बीच में बन सकती है, जबकि पाई बॉन्ड सिर्फ p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप पे बन रही है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंगर है, पाई बॉन्ड क्या वीकर है। ठीक है, फिर सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल सिमिट्रिकल अराउंड इट्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज क्लाउड। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एंगल से देखेंगे सिग्मा बॉन्ड की शेप सेम रहती है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है उसकी शेप कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, वो अलग अलग साइड से अलग अलग दिखाई दे सकता है। और जो चार्ज क्लाउड है वो भी सेपरेटेड होता है, मतलब एक अलग से मॉलिक्यूल के ऊपर से घूमता हुआ दिखाई देगा चार्ज क्लाउड। ठीक है, ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट थे, बाकी इतने ज़्यादा डिफरेंस कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट इम्पोर्टेंट है इसका। ठीक है, फिर आई लिमिटेशंस ऑफ VBT, तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं हमेशा से ही कि कुछ कुछ थ्योरी दी जाती है, हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि ये थ्योरी तो गलत थी, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। अब यदि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो VBT पढ़ी, उसकी लिमिटेशंस पढ़ी। ठीक है, अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना, मैंने जो बताया ना VBT बिल्कुल शॉर्ट में बताई आपको, जो मतलब उसका बेस है वो मैंने बताया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, NCERT देखेंगे, पढ़ेंगे उसकी लाइन टू लाइन। ठीक है, वहाँ से रिवाइज करेंगे दोबारा, वहाँ आपको पूरी डेप्थ में जाकर मिलेगा। ठीक है, ये मैं एक बेसिक इंट्रो सा बना रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो बहुत ईजीली आपसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं लिमिटेशंस ऑफ VBT। VBT इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पाया। हालांकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमने इस चैप्टर में यहाँ पर नहीं पढ़ी है, लेकिन आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं उनको, तो VBT उनको एक्सप्लेन नहीं करती है। दूसरी है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, तो ये उन कंपाउंड्स में जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके अंदर बॉन्डिंग नहीं बता सकते, उसके अंदर बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तीसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, की कॉम्प्लेक्स के कलर होने का रीज़न क्या होता है, मतलब कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं, उनका रीज़न VBT नहीं बता पाई। तो ये तीनों क्या है, इम्पोर्टेंट है, आ भी सकते हैं।
फिर कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम, ध्यान से सुनना, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम but having slightly different energies, so that a redistribution of energy takes place between them, resulting in the formation of new orbital of equal energy and identical shape। क्या करें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लें जो सेम एटम के हों, एक ही एटम के हों, लेकिन क्या हो, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, थोड़ा सा एनर्जी में डिफरेंस हो। क्या, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी थोड़ी सी अलग एनर्जी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है एनर्जी में, और फिर उनका क्या करें, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करें इस हिसाब से कि जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी सभी की एनर्जी सेम होगी और सभी की शेप भी क्या होगी, सेम होगी। The new orbitals thus formed are known as hybrid orbitals and are more stable। और ऐसे जो ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और क्या होते हैं, मोर स्टेबल, पहले से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4, है ना। सॉरी, 1s2 2s2 2p2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होते हैं ना, तो 1s2 2s2 2p2 हैगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर देट। इसका मतलब उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक s और 3p के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, जिनके अंदर जिनकी शेप अलग अलग है सभी की। px की x एक्सिस के अलोंग है, py की y एक्सिस के अलोंग डम्बल शेप है, pz की z एक्सिस के अलोंग डम्बल शेप है। रेस्ट ऑर्बिटल स्फेरिकल है। अब क्या होगा, ये s ऑर्बिटल px py और pz क्या करें, आपस में मिल जाएं और एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जिसकी शेप भी सेम हो और एनर्जी भी सेम हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या किया, ऑर्बिटल्स थे सिमिलर एनर्जी के या फिर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के, एक ही एटम के अंदर, ध्यान रखना, एक ही एटम के अंदर बिलोंगिंग टू द सेम एटम, वो क्या करें, मिक्स होकर रीडिस्ट्रीब्यूट करें इस हिसाब से कि उनकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, अब सभी की सेम होगी, शेप क्या होगी, अब सभी की सेम होगी। या पहले डिफरेंस था एनर्जी में और शेप में, अब एनर्जी और शेप दोनों ही सेम है इनकी। तो अब जो ऑर्बिटल्स बने उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना और इस प्रोसेस को बोला हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे यहाँ पर एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिलके जो ऑर्बिटल बनाया है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या होएगा, sp3 ऑर्बिटल। क्या होगा, sp3, क्योंकि इसका मतलब है एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिलके यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड फॉर फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, अप्लाइंग द फॉर्मूला टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं सीधा फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे हमें NH3 निकालना है, ठीक है, NH3, तो क्या करेंगे, 1/2 ऑफ ब्रैकेट में लेंगे सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। फिर उसमें ऐड करेंगे सिंगल बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड एटम्स। तो सिंगल बॉन्डेड एटम्स हैं 3 हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो 5 + 3। फिर करेंगे जितना उस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो इस पर क्योंकि जीरो ही नेगेटिव चार्ज है, जीरो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो प्लस जीरो माइनस जीरो, और ये इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ 8, और 1/2 ऑफ 8 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल। 4 का मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, sp3। यदि हाइब्रिडाइजेशन 3 आती तो हम लिखते sp2, हाइब्रिडाइजेशन 2 आती तो हम लिखते sp, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन 5 आती तो हम लिखते sp3d, यहाँ एक d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व कर देते, ठीक है, ईजी है ना। अब दोबारा SO42 नेगेटिव का एक बार आप वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो, आगे फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किया। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 ले लेंगे बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम की वैलेंसी या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो सल्फ़र के हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उसमें ऐड करेंगे सिंगल बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, तो इसके अंदर ऑक्सीजन है सिर्फ, और ऑक्सीजन हमें पता है डबल बॉन्ड बनाता है, हमें उसके लिए मतलब कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। जनरली यहाँ पे सिंपल एग्जांपल्स आएंगे, आप एक एक बार सभी देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन हमें पता है डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए कोई भी सिंगल बॉन्डेड एटम्स नहीं है, तो प्लस जीरो। अब इस पे चार्ज है -2, तो चार्ज माइनस का होगा तो प्लस कर देंगे, और प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो -2 चार्ज है तो +2, और -0 क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3। ऐसे ही आप कुछ और एग्जांपल्स खुद से ट्राई करेंगे, जैसे H2O, ठीक है, H2O का करके देखना, फिर मेरे को बताना उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन यही आ रही है या कुछ और आ रही है। ऐसे ही आप करेंगे CH4 मीथेन का, ठीक है, CH4 मीथेन का, उसकी बताएंगे, ठीक है। फिर है सम कॉमन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद शेप्स एंड एग्जांपल्स, कुछ कॉमन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर डिस्कस की गई है। सबसे पहली है sp के अंदर क्या होएगा, 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक s और एक p मिलके एक 2 sp ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम जितना एंगल बना सकते हैं उतना ज़्यादा एंगल बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है उन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करेंगे। तो क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम हम 180 कर सकते हैं, तो यहाँ 180 करेंगे। एग्जाम्पल है CO2, ठीक है। उसके बाद है spp या फिर sp2 बोल सकते हैं, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, एक s और 2 p मिलके 3 ऑर्बिटल्स बना देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और क्योंकि हमें पता है एक सर्कल के अंदर 360 होता है, 360 को अब 3 ऑर्बिटल है तो 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 120, यानी इनका बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल है इसका SO2, ठीक है, ये आप करके देख लेना। इसके बाद है SPPP, या फिर इसको हम जनरली क्या लिखते हैं, SP3। 4 ऑर्बिटल्स होंगे, एक s और 3p मिलके 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 109 डिग्री 4 मिनट 1। हाँ, तो ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, और इस एंगल को भी हम टेट्राहेड्रल एंगल बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा। एग्जाम्पल है इसका मीथेन कर सकते हैं, GeCl4 कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर sp3d। sp3d में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स। शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल कैसी होगी, ये ट्राइगोनल प्लेनर बनाएंगे, फिर एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, तो वो कैसी शेप बन जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल है इसका PCl5। नेक्स्ट है sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। इसकी शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है,
जो हम क्यूब लेते हैं, क्यूब क्या होता है, मतलब 3 डायमेंशनल एक फिगर जिसकी हर साइड इक्वल होती है, ठीक है। उसके अल्टरनेट कॉर्नर्स पर यदि हम एक एक एटम रखें या ऑर्बिटल रखें, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक हर कॉर्नर पर, तो कैसी शेप बनती है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। एग्जाम्पल है इसका MOCO6, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके और एग्जाम्पल्स आप करेंगे, इनकी शेप का नाम, ज्योमेट्री का नाम, बॉन्ड एंगल और कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, और एग्जाम्पल्स आप सभी के सभी करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आती है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अभी तक तो हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ी थी, अब यहाँ पर एक और नई बॉन्ड आई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इसने क्या बताया, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which the electron pair is donated by one atom but shared by both the atoms so as to complete their octet। क्या होगा कि लोन पेयर, अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो कोई अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन देते, वो तो आयनिक बॉन्ड बना रही थी, या फिर भाई एक इलेक्ट्रॉन तू दे एक मैं देता हूँ, इक्वल शेयरिंग कर रहे थे, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे। अब क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिर्फ एक ही दे, दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट करे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मतलब आयनिक और कोवेलेंट दोनों के बीच की है, वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक ही जना दे रहा है, दूसरा दे नहीं रहा। जैसे NH3 है, ये एक हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो ये बनाएंगे NH4 पॉजिटिव। तो इस क्या होगा, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इस अमोनिया के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। 8 इसके पहले भी थे, लेकिन ये इस फॉर्म में भी स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, स्टेबल है। ऐसे ही H2O है, ये क्या है, इतना सा H2O है, ये एक हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा तो H3O+ बनाएगा, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। तो ये जो है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड है। और इसको कैसे हम शो करते हैं, ऐसे एरो से शो करते हैं, ठीक है, एरो से शो करते हैं। और ये डायरेक्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन एक ही देता है, दूसरा लेता है, लेकिन वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फिर भी वो ना ही उसने परमानेंटली दिए होते हैं, ना ही उसने परमानेंटली लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आई मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। पहले VBT आ गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, फिर लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इस थ्योरी ने क्या बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एंड the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals involved। इसने क्या बताया कि VBT क्या बता रही थी कि एक ही एटम के जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स करके बना रहे हैं, लेकिन इसने क्या बताया कि सभी के सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। और वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स उतने ही होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है हाइब्रिडाइजेशन से, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, वो क्या है हम आगे देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय LCAO। बहुत इंपॉर्टेंट है, LCAO से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। LCAO का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसा हो, लीनियर हो, बिल्कुल एक लाइन के अंदर वो कंबाइन करें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ऐसे क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO से क्या बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और कैसे बनाते हैं, 2 तरीके से बनाते हैं, बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन एंड बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हर एटम का वेव फंक्शन भी होता है, ठीक है। वेव
नेचर है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है तो वेव फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो कैसे बनेगा? एक तो होगा एडिशन से, जिसको हम बोलते हैं शाई बॉन्डिंग, रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ये बनता है एडिशन से, शाई ए प्लस शाई बी। ऐसे ही होता है सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन वाले को क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग। और ये होता है शाई ए माइनस शाई बी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, शाई ए और शाई बी, वो ऐड होके क्या बनाते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और वो सब्ट्रैक्ट होके बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, बॉन्डिंग वाले बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्डिंग को डिक्रीज करते हैं। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन शाई का हम कैसे दे सकते हैं? शाई एम ओ इज इक्वल्स टू शाई ए प्लस माइनस शाई बी, यानी कि दोनों तरह के ऑर्बिटल्स वहाँ होंगे, प्लस और माइनस वाले दोनों ही। सेकंड पॉइंट है इसका, molecular orbital of lower energy is known as bonding molecular orbital and that of higher energy is known as anti bonding molecular orbital। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनर्जी कम किसकी होगी? एडिशन वाले की, शाई ए प्लस शाई बी वाले की, और एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? एंटी बॉन्डिंग वाले की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पोलिस प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, ऑल आर एप्लीकेबल फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। कि अब जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाकर, उसके अंदर ये तीनों रूल बहुत इम्पोर्टेंटली अप्लाई होंगे, जो मैं लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट रूल तीनों ही अप्लाई होंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स पर। नेक्स्ट है द शेप इज गवर्न्ड बाय द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की शेप है वो किस पर, कौन गवर्न करेगा, किसके बेसिस पर होगी? तो वो होगी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप पर। जैसे एस एस होगा या पी पी होगा, उनसे डिफ़र करेगी। जैसे कॉम्बिनेशन बिटवीन एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी अलग शेप होगी। कॉम्बिनेशन बिटवीन 2s ऑर्बिटल्स गिव्स सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। मतलब दो 2s ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे सिग्मा 2s यानी बॉन्डिंग वाला, एक बनाएंगे सिग्मा स्टार 2s। यहाँ स्टार दिख रहा नहीं होगा है ना शायद, कैसे, मतलब ये क्या बनाएंगे? एक बॉन्डिंग बनाएंगे, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले पहले क्या बनती है? सिग्मा बॉन्ड, तो ये बनेगी सिग्मा बॉन्डिंग, ये बनेगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके ऊपर स्टार लगा के। ठीक है, स्टार लगाएंगे ऐसे वाला। फिर नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन बिटवीन पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स कैसे? 2px और 2py एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके दो बनाएंगे, एक बनाएगा सिग्मा एक्स, एक बनाएगा पाई, नहीं सॉरी, एक बनाएगा सिग्मा पी ऑर्बिटल्स, एक बनाएगा पाई पी ऑर्बिटल्स। फिर एक बनाएंगे सिग्मा स्टार पी ऑर्बिटल, फिर एक बनाएंगे पाई स्टार पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिग्मा पाई का ध्यान रखना है, साथ ही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, सिग्मा और पाई दोनों ही बॉन्डिंग हो सकते हैं, दोनों ही एंटी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं। बॉन्डिंग को सिंपली सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग के ऊपर स्टार लगा के या फिर ए लगा के, जनरली स्टार ही लगाया जाता है। इसमें बताया 2py विल ओवरलैप इन द सेम वे, दस रिजल्टिंग पाई 2py और पाई 2px बना लें, पाई स्टार 2px बना लेंगे। ठीक है, पाई 2py और पाई स्टार 2py बनाएंगे, और सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px बनाएंगे। ठीक है, होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पीछे वाला भी था वो भी इम्पोर्टेंट था, ये भी है। यहाँ क्या है? इफ़ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैज सिमिट्री विद रेस्पेक्ट टू सेंटर। यदि मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या हो? सिमिट्री हो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, इट इज़ कॉल्ड जीरेड, अदरवाइज अनजीरेड। मतलब कैसे? जैसे मैं ऑर्बिटल बना रहा हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ पी वाई का, ये मैंने वाई डायरेक्शन मान लिया, तो ये क्या हो गया?
पी वाई ऑर्बिटल, इधर प्लस साइन है इधर माइनस साइन है, तो सेंटर कौन सा होगा, ये वाला। इसके इधर क्या सिमिट्री है, क्या इसके इधर और इधर सेम चीज़ है, तो नहीं है। ऊपर पॉजिटिव चार्ज का लोब है, नीचे नेगेटिव चार्ज का लोब है, तो सिमिट्री नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनजीरेड। और सिमिट्री होगी तो क्या बोलेंगे, जीरेड। तो इसने क्या बताया, ऑल सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर जीरेड। यानी सिग्मा बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग तो कैसे होते हैं, जीरेड, जबकि सभी पाई बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, यू यानी अनजीरेड। जीरेड और अनजीरेड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, निकालने आने चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मोलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ molecular orbitals has been determined experimentally by spectroscopy for the elements of second period। कि जो सेकेंड पीरियड्स है उनका बॉन्ड ऑर्डर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन होमोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मोलिक्यूल्स इज, क्या बता रहा है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जीज का मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का, किसके अंदर, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर यानी जिनका न्यूक्लियस सेम हो, और डाई एटोमिक मोलिक्यूल्स यानी दो एटम का मोलिक्यूल हो जिनके वो दोनों एटम सेम होने चाहिए, जैसे H2Cl2 N2 ऐसे, ठीक है। वो कैसे दिखा रहे हैं, जैसे N2 का है यहाँ पे, तो N2 के अंदर क्या होगा, ये इधर एक नाइट्रोजन लिया इधर एक नाइट्रोजन लिया, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, इधर इस नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल है, इधर इस नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल्स है। इस एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो 2s मिलके क्या बनाएंगे, एक बनाएगा सिग्मा 2s, एक बनाएगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर, तो एनर्जी क्योंकि हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो नीचे आएगा जिसकी कम एनर्जी है। कम एनर्जी किसकी होगी, बॉन्डिंग वाले की, यानी सिग्मा 2s आ गया नीचे, सिग्मा स्टार 2s चला गया ऊपर। अब इनकी टोटल एनर्जी हम देखेंगे तो पहले जितनी हो जाएगी ना इन दोनों की, ये दोनों पिंक वाले मिलके ब्लू वाले बने हैं। ब्लू वाले क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, और पिंक वाले क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है, ठीक है। जैसे हमने 2s का किया ऐसे ही 1s भी बढ़ेंगे, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। फिर है इस नाइट्रोजन के 2p3 और इस नाइट्रोजन के 2p3 कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो सबसे नीचे आएगा सिग्मा 2p ऑर्बिटल्स, पहले क्या बनता है, सिग्मा 2p ऑर्बिटल्स, फिर आएंगे दो पाई 2p ऑर्बिटल्स, फिर आएंगे पाई स्टार 2p, और फिर आएंगे सिग्मा स्टार 2p, ठीक है। सिग्मा 2p नीचे आएगा, पाई 2p ऊपर आएगा, बाकी सब यहाँ पे सही है, ठीक है। ये आप बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में थोड़ा सा सही कर लेना इसको। फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इसमें कैसे करते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन काउंट करो पहले, 2 और 2 कितने हो गए, 4, एक में 2 ही आ सकते हैं तो 2 इसमें 2 इसमें, तो ये टोटली फिल्ड हो जाएगा। अब इसमें फिल करेंगे तो 3 और 3 6, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, सबसे नीचे 2p होगा तो पहले उसमें 2 भर देंगे 1 2, फिर होंगे पाई 2p तो जाएगा 1 2 3 4, हो गया। अब निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे, मैंने बताया था, सिग्मा बॉन्डिंग नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, तो और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 6 कितने हो गए, 8, और माइनस करेंगे ये एंटी बॉन्डिंग है, सिर्फ इस यही है, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग तो खाली है, सिर्फ ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, तो इसका क्या होगा, इस 2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, यानी N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3, यानी
दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड बनी है, 3 बॉन्ड बनी है, और ये हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तब भी हमें पता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं NO2 का। NO2 का स्ट्रक्चर हमें आज तक मतलब नॉर्मली देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। जैसे यदि दोनों ऑक्सीजन की बॉन्ड कंप्लीट करेंगे तो नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी, और यदि नाइट्रोजन की 3 बढ़ाएंगे तो एक ऑक्सीजन के पास कमी हो जाएगी। तो क्या आया था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो इनके इंटरमीडिएट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करती रहती है। बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 यहाँ पे किसके लिए है, सॉरी ये मेथड है ना आपको अभी नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर तो इसका आएगा 1.5 ही, लेकिन अभी आप ये है ना नहीं कर सकते क्योंकि 3 एटम्स के बीच में है। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 एटम्स के बीच में ही सिखाया है, इसलिए ये टॉपिक अभी यहाँ पे स्किप करेंगे, आगे करवाऊँगा मैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। मोलेक्युलर स्पीसीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक। वो मोलेकुलर स्पीसीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों, अनपेयर्ड, उनको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। while if all the electrons in the orbitals are paired then the molecule is diamagnetic। लेकिन यदि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, पेयर्ड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। तो जैसे हमने N2 में देखा था, उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड हो गए थे, तो N2 कैसा है, डाईमैग्नेटिक। वैसे ही यदि ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड ना होंगे तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, यानी वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। नहीं याद रहता तो एक ट्रिक बना सकते हो, डाई यानी 2, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, यानी 2 के 2 भरे गए, पूरे भरे गए, तो वो कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक। कम्प्लीटली फिल्ड यानी डाईमैग्नेटिक, और हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड जिसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप खुद से बना के देखेंगे। एक बनाएंगे आप NO का, एक बनाएंगे O2 का, N2 का भी आप खुद से बना के देखेंगे, ठीक है, एक CO का। ये 4 आप खुद से ज़रूर करेंगे बिना किसी की हेल्प लिए। नहीं होते हैं तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आगे और वीडियो बना दूंगा या जैसे भी मतलब आपको बनाना सिखाऊंगा। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बताया था, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, एग्जिस्टिंग बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, किससे, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिलोंगिंग टू द अनदर मोलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। एक हाइड्रोजन है जो जुड़ा हुआ है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और वो अट्रैक्शन शो करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो वो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव अब आप बोलेंगे और भी होते हैं, सभी हेलोजेंस होते हैं। तो हाइड्रोजन का क्योंकि साइज छोटा होता है, फजांस रूल के हिसाब से नेगेटिव वाले का भी छोटा ही होगा तो ही पोलराइजेशन होता है, इसलिए आप याद रखेंगे FON, फोन, ठीक है। सिर्फ फ़ोन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। जैसे हम कैसे फ़ोन के चिपक के रहते हैं ना सारा दिन, वैसे हाइड्रोजन भी फ़ोन के चिपक के रहने की कोशिश करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये, डॉटेड लाइन से। द चेन्स पोजेस अ जिग-जैग स्ट्रक्चर। चेन में क्या होता है, जिग-जैग स्ट्रक्चर बन जाता है इससे। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड अ वीक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, कोवेलेंट नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है प्योरली, और एक वीक बॉन्ड होती है,
स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज अबाउट 5 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए इंपॉर्टेंट है कि है ना, जो स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी भी एनर्जी इतनी थोड़ी सी होती है, 5 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। ये भी स्ट्रोंगेस्ट की है। द मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि हमें इन तीनों में कंपेयर करनी है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, और उसके बाद सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरह की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग 2 और मोर मोलिक्यूल्स, यानी दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो इंटरमोलिकुलर होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मोलिक्यूल, यानी एक ही मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे नीचे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, ये HF के मोलिक्यूल है, ये एक मोलिक्यूल है, ये एक मोलिक्यूल है। इस मोलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मोलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे ही इस मोलिक्यूल का फ्लोरीन दूसरे मोलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि इसी मोलिक्यूल का ऑक्सीजन इसी मोलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटर और इंट्रा में फ़र्क समझना ज़रूरी है। याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन सुने, इंटर स्कूल मैचेस, ठीक है, इंटरनेशनल मतलब एक से ज़्यादा देश जहाँ पर इन्वॉल्व होंगे वो क्या होगा, इंटरनेशनल। यानी इंटर का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हों। तो इंटर मोलिकुलर के अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा एटम्स होंगे, दो एटम्स के बीच के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो होगी इंटर मोलिकुलर। इंट्रा होती है अंदर की बात, यानी अंदर ही अंदर वो बॉन्डिंग बना लेते हैं, वो होते हैं इंट्रा मोलिकुलर। ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने की। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो बाकी सभी ग्रुप 16 एलिमेंट के हाइड्राइड से है ना क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि इसका मोलिकुलर वेट तो कम ही है। इसका रीज़न क्या है, H2O के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बना लेते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इससे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा थोड़ा रेज हो जाता है। ठीक है, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में इसने लिखा, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं उसमें से हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, H2O का ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आइस हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर। आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। यदि आपको ये पूरा पढ़ना है तो आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इसका मतलब बताऊंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी। तो आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो सकता वाटर का, क्या हो सकती है, वॉल्यूम। डेंसिटी कम है यानी वॉल्यूम उसकी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। आइस की जो डेंसिटी कम यानी वॉल्यूम ज़्यादा है ना, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के, रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी। डेंसिटी कम यानी वॉल्यूम ज़्यादा। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने क्या बताया, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो क्या होंगे, थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड होंगे। लेकिन आइस के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का बन पाना मुश्किल होता है, इसलिए क्या हो जाता है, थोड़ी सी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है। वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। ठीक है, अब इसने बताया कि ये इंक्रीज होती है 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो आइस की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों ही साइड क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, सेम टू सेम फर्स्ट वाले का है। वाटर होते हैं H2O या HOH, ऐसे ही एल्कोहल होते हैं ROH। तो इनके अंदर भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या फ़ायदा है, या कहाँ पे हम कैसे कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी तो एप्लीकेशन ही है। तो है वोलाटाइल कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल्स का वोलाटाइल कैरेक्टर, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वो कंपाउंड्स जो इजीली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वो होते हैं वोलाटाइल। तो इसने बोला ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is more volatile as compared to meta and para, it is due to chelation। कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है ना, ज़्यादा वोलाटाइल होता है मेटा और पैरा से, यानी ऑर्थो का जो है बॉइलिंग पॉइंट भी कम है मेटा और पैरा से। इसका रीज़न क्या है, ऑर्थो होता है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर कुछ ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो यानी NO2, फिनोल यानी OH। यहाँ OH और यहाँ NO2 ग्रुप है, उनके बीच में बॉन्डिंग होगी ना, उस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है और वो इजीली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं और उनको वोलाटाइल बोलते हैं। जबकि यहाँ और मेटा में या फिर यहाँ पैरा पर होंगे तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है, मेटा एंड पैरा आइसोमर चिलेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड साइज ऑफ रिंग। नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड, ये आज का लास्ट टॉपिक है। मेटालिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लिया, अब आया मेटालिक बॉन्ड। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किस किस के बीच में, मेटल आयन टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी एक मेटल आयन है ये वाला, मान लो ये कंसिडर कर लो एक मेटल आयन है, तो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी इसके टच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उसके साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है सभी के साथ, उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड के अंदर। और ये एक्सप्लेन कौन करता है इसकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी ऑफ मेटालिक बॉन्ड एक्सप्लेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। कौन सी थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, जो क्या बताता है कि मेटल एटम कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के सी में डूबे हुए रहते हैं, यानी उनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स का, कौन सी बॉन्ड वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है आयनिक बॉन्ड, जिसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होता, भाई या तो ले ही ले या दे ही दे। फिर है कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड और नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो केम एक्सपर्ट्स, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं kemexperts01@gmail.com पर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।